अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। रेड अलर्ट्स और वार्निंग्स के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। और अब नए साल के पहले महीने में ही खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में दौरान नमाज खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें अब तक 59 अफराद जाबाहक हो चुके हैं और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जबकि जाबाहक होने वाले अफराद में अक्सरियत पुलिस अफसरान और उनके अहले खाना की है। अहम बात यह है कि पेशावर की ये पुलिस लाइन्स की मस्जिद रेड जोन के इहाते में आती है। इस इलाके में पुलिस हेडक्वार्टर समेत अहम सरकारी इमारतें मौजूद हैं, मगर इस हसासियत के बावजूद ये दहशतगर्दी का वाक़या कैसे हुआ, वो खुदकुश हमला आवर मस्जिद में कैसे पहुंचा, इस हवाले से अब भी इबहाम बरकरार है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वाक़े के बाद पेशावर पहुंचे, ज़ख्मियों की अयादत की और वज़ीर आज़म ने इस वाक़े से मुताल्लिक IG खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया कि खुदकुश हमला आवर कैसे पुलिस लाइन्स में दाखिल हो गया, जिसका IG ने जवाब दिया कि पुलिस लाइन्स में फैमिली क्वार्टर्स भी हैं, हो सकता है कि हमला आवर पहले से ही अंदर ही रह रहा हो। तहकीकात कर रहे हैं वाक़या कैसे पेश आया और हमला आवर कैसे दाखिल हुआ। यानी अब तक इस हवाले से तहकीकात हो रही है कि हमला आवर इस हसास इलाके में कैसे दाखिल हुआ, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खुदकुश हमला आवर नमाजियों की पहली सफ़ में मौजूद था और जैसे ही पेश इमाम ने नमाज का आगाज़ किया तो खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें मस्जिद के पेश इमाम समेत मुतादिद नमाजी जाबाहक हुए। सिर्फ यही नहीं, धमाके की शिद्दत की वजह से मस्जिद की इमारत गिर गई और कई घंटों तक लोग जख्मी हालत में मलबे तले दबे रहे। एक हंगामी सूरत हाल बनी रही और रेस्क्यू हुक्काम पूरा दिन कोशिश करते रहे कि जख्मियों को मलबे से निकाला जाए। एक पुलिस अफसर जो इस वाक़े में जख्मी हुए, उन्होंने खुदकुश हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि इमाम साहिब की तरफ से जैसे ही नमाज के लिए तकबीर पढ़ी गई, उसके कुछ लम्हे बाद ही धमाका हो गया। ये जोर के नमाज के लिए हम सब जमात में जमा थे और मैं हाल से बरामदे में खड़ा था और तकबीर मतलब ये हुई इकामत हो गई थी और तकबीर हो गई। इमाम साहब ने तकबीर किया, इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। फिर हम मतलब हम समझ गए कि ये क्या हुआ है, लेकिन हमें मतलब धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, प्रेशर हमें बरामदे से बाहर फेंक दिया और इसके बाद सारी छत और दीवार गिर गई हमारे ऊपर। लेकिन अल्लाह का फजल के अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया है। इस वाक़े की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है, जो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मसरूफ़ है। और 2022 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से पाकिस्तान की साबिका हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो TTP ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से ऐलान जंग कर दिया। फिर जून 2022 में मौजूदा हुकूमत और TTP के दरमियान बातचीत हुई और सीज़ फायर का मुआहदा किया गया, मगर बाद में वो भी नाकाम हो गया और कलअदम तहरीक तालिबान 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े थ्रेट के तौर पर उभर कर सामने आई। और 2 जनवरी 2023 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने एक हंगामी इजलास तलब किया, जहां मुआशी चैलेंजेस के साथ साथ दहशतगर्दी के चैलेंजेस का जायजा लिया गया और वाज़ेह किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब पूरी रियासती ताकत के साथ निपटा जाएगा। 2 जनवरी को कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के तहत लीड करेंगी और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की रोकथाम और साजगार माहौल के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देंगी। सूबाई अपेक्स कमेटियों को बहाल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस CTD को मतलूबा सलाहियतों के साथ जंगी बयार तक लाया जाएगा और किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हुकूक महफूज रखता है। 2 जनवरी के एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अपने फैसले को दोहराया है। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। मगर इस एलामिया के फौरी बाद कलअदम तहरीक तालिबान ने मुल्क की सियासी क़यादत बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग को धमकी दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक तालिबान दोनों जमातों के खिलाफ ठोस इक़दामात करने पर गौर कर रही है। साथ ही कलअदम TTP ने मजहबी जमातों से मुताल्लिक भी पैगाम जारी किया और तहरीक तालिबान के इस बयान को एक पॉलिसी शिफ्ट के तौर पर देखा गया। वाक़यात संगीन होते गए और 9 जनवरी को दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने एक फतवा जारी किया और इस फतवे में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा की राय शामिल थी, जिसमें बाकायदा इस बात पर जोर दिया गया कि जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं है। कानून की पासदारी से गुरेज करना शरन नाजायज़ है। पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरन नाजायज़ और रियासत के खिलाफ है। हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज बगावत है। इस्लामी रियासत के अंदर किसी किस्म का फितना व फसाद और मुहाजराई फैलाना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से बगावत करने वाला सज़ा का मुस्तहिक होगा। मगर इस फतवे के बाद भी
आज कलअदम तहरीक तालिबान ने मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाया और हाल ही में कलअदम तहरीक तालिबान अपने बयानात में वाज़ेह कर चुकी है कि वो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इक़दाम करती रहेगी, जबकि हुकूमत मुसलसल इस बात पर जोर देती रही है कि अफगानिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान की पनाहगाह बन चुका है और दहशतगर्द वहीं से आकर पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं। अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये हमले पाकिस्तान से ही हो रहे हैं और जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो उसके बाद पाकिस्तान में तहरीक तालिबान को रिसेटल किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद ये बार बार कह चुके हैं। हमारे साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज आप भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गए, वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई, CCTV फुटेज भी दिखाई गई। कैसे एक हसास इलाके में और वार्निंग्स के बावजूद, थ्रेट अलर्ट के बावजूद ये दहशतगर्द हमलावर पहुंच गए? देखें, ये क्वेश्चन जो है वहाँ ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने भी किया और IG KPK ने जो उसका जवाब दिया कि वो इलाका हसास ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे लोगों की आमद-ओ-रफ्त है और उसी इलाके में या उसी अहाते में जहाँ पे ये मस्जिद मौजूद है या वहाँ पे दूसरे ऑफिस मौजूद हैं, वहाँ पे को तकरीबन कोई 2000 के करीब फैमिलीज़ की तादाद भी है, यानी फैमिली मेंबर्स। तो वो लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे लोगों का आना जाना है। तो उसी जो है वो यानी सिलसिले का फ़ायदा उठाते हुए ये ख़ुदकुश जो है ये वहाँ पे दाखिल हुआ है और ये मस्जिद तक पहुँचा है और इसमें पुलिस हदफ थी और वहाँ पे जितने भी नमाजी थे उनमें से अक्सरियत जो है वो पुलिस अफसर्स की और पुलिस एहलकारान की थी। तो ऐसे ये वाक़या जो है ये पेश है जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इंतहाई अफसोसनाक है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राना साहब, अब तहरीक तालिबान वाज़ेह कर रही है कि वो टारगेट करेगी, और क्या ये हमले अब इस बात की निशानदेही नहीं कर रहे हैं कि अभी इक्का दुक्का वाक़यात नहीं हैं, उनका नेटवर्क पाकिस्तान में मजबूत हो चुका है और इस किस्म के वाक़यात इसी बात की निशानदेही कर रहे हैं कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने एक हसास इलाके में जाके ये कार्रवाई की है। हमने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी भुगती, उसके बाद निजात मिली, निस्बतन कम हुए वाक़यात, अब दोबारा वाक़यात में 2020 से मुसलसल इजाफा हो रहा है। नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये अल्फाज जो है ना, ये उनको जो है वो बढ़ाने वाली बात है या उनको बहुत बड़ा करने वाली बात है, ऐसी बात नहीं है। मामला ये है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो KPK पुलिस जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ कर रही है। दूसरी हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिसमें फ़ौज है, रेंजर्स है, FC है, तो वो सभी फोर्सेस जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। उसमें जो है वो दहशतगर्द हलाक भी हो रहे हैं, गिरफ़्तार भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दहशतगर्दों को बिल्कुल वहाँ पे कोई खुली छुट्टी मिली हुई है। वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो पूरी जो है वो बहादुरी, जुर्रत और फ़र्ज़शनासी से जो है इन चीज़ों का मुकाबला कर रही हैं। लेकिन मामला ये है कि इसी तरह से उनको भी कहीं ना कहीं कोई स्पेस मिल जाती है या किसी जगह से कोई फैसिलिटेट करने वाला मिल जाता है, सहूलतकार, तो वो फिर ऐसे वाक़या करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। मगर राना साहब 2 जनवरी को इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें फैसला किया गया कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी, सूबाई एपेक्स कमेटी को बहाल किया जाएगा, CTD को ज़्यादा सलाहियत दी जाएगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे बाकायदा कार्रवाइयाँ करेंगे, दहशतगर्दों की पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या हुआ है उसके बाद? तो हमला करने में कामयाब हो गए? नहीं, तो बिल्कुल नहीं, ये सारा कुछ ही हुआ है, ये सारा कुछ ही हुआ है। CTD की सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो है वो फ़ंड्स सूबे ने भी अरेंज किए हैं, वफाक ने भी उसमें जो है वो तावन किया है और इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस का फार्मूला जो है वो पेश नज़र है। और ये आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जब एक थाने के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया था या जरगमाल बनाया था तो उनके मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि उनको हलाक किया गया, जबकि उनकी तादाद जो है वो कोई 35 के करीब थी। इसी तरह से ये कोई 2 हफ्ते कबल एक थाने पे उन्होंने हमला किया और वहाँ पे थाने का अमला जो था वहाँ पे उन्होंने बड़ा रजिस्ट किया। एक DSP जो है वो शहीद हुआ,
कुछ और लोग अहलकार भी शहीद हुए और दहशत गर्दों को वहाँ से उन्होंने भगाया, दहशत गर्दों को हलाक भी किया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एकतरफ़ा तौर पे जो है वो ये अमल हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि तालिबान को हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क में जो है वो सेफ़ हेवन्स मैसर हैं, वो वहाँ पे बैठ के अपनी प्लानिंग करते हैं और वहाँ से बड़े आराम से उठते हैं और आके कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई डालने में कामयाब हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है वो उन्होंने किसी इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। मगर साहब ये तो हकीकत है ना कि कायम किए हुए कि गुज़िश्ता हुकूमत में सूरत हाल नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो कह चुके हैं कि जब तालिबान की वहाँ हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी तालिबान को कि वो वापस जाएं, फिर हमें पूरा रीसेटल करने का उनको प्लान कर रहे थे, मगर जो रियासती इदारे हैं वो भी रिजीम चेंज ऑपरेशन में लग गए, तवज्जो उनके ऊपर से हट गई, उनको रिहेबिलिटेट करना था और अब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये जो केस है उसको तो खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म कमज़ोर करते हैं कि वो तो मौजूद हैं यहाँ पर, उनको तो रिहेबिलिटेट करने के लिए लाया गया था तालिबान को। नहीं, ये पॉलिसी जो है ये मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई बदनीति होगी, हो सकता है कि नेक नीयत के तहत ही ये शुरू की गई हो, लेकिन ये पॉलिसी जो है ये गलत साबित हुई है। अफ़गान यानी जो TTP के लोग थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनके मतलब जो ये समझा गया कि वो TTA के से अलहदा कोई चीज़ हैं और जिनके मतलब समझा गया कि उनके साथ मुज़ाकरात करने के बाद उन्हें कानून के ताबे लाया जा सकेगा, उनको हथियार रखने पे आमादा किया जा सकेगा और वो दोबारा जो है वो अपने मुल्क में आके एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे ख़ुद को कानून और आइन के जो है वो ताबे करेंगे। ये सोच और इसके ऊपर अमल दरामद जो है ये कामयाब नहीं हो सका। इसके जो है वो असरात बिल्कुल उलट हुए हैं और उन असरात में ही ये एक सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है। लेकिन अब जब इसके जो है वो अपोज़िट या इसके मुखालिफ पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है तो इसमें कुछ थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें जो है वो कामयाबी जो है वो इंशाअल्लाह ताला हर कीमत पे होगी, क्योंकि इसमें एक जो बहुत बड़ी बात है जिसको हम शायद एक्नॉलेज नहीं कर रहे और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि पहले ये था कि तालिबान जो थे वो मिक्स हुए थे लोगों में और ये पता नहीं चलता था कि कौन तालिबान है और कौन जो है वो तालिबान नहीं है। इसलिए इलाकों को खाली करवाना पड़ा, वहाँ से माइग्रेशन करवाना पड़ी और लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, किसी इलाके में उनकी रिट नहीं है, किसी इलाके में उनका कब्ज़ा नहीं है, आम आदमी और लोगों की रिजेंटमेंट है। ये पिछले दिनों में आपने देखा साहब होगा क्या आगे, क्या इलाके में हज़ारों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकाले, तो ऐसे हमले प्रोटेस्ट किया। तो इस वक्त जो है ये सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पहले से। मगर वो जो प्रोटेस्ट था वो रियासती पॉलिसी के भी खिलाफ था, जिस तरीके से उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा था वो उसके भी खिलाफ था। आप खुद भी कह रहे हैं कि वो पॉलिसी नाकाम हो गई है, तो अब हल क्या है? अगर जो आ गए उनको से कैसे निपटेंगे? अफगानिस्तान के साथ मामला कैसे रेज करेंगे? क्या कोई ऑपरेशन पाकिस्तान करने का इरादा रखती है रियासत पाकिस्तान? नहीं, देखें, ऑपरेशन का जो एक स्पेसिफिक लफ्ज़ है वो तो उसके लिए या उस सूरत हाल के लिए है कि किसी इलाके पे वो आके काबज़ हो जाएं, उस इलाके पे आके अपनी वो रिट कायम कर लें, तो फिर उनके ख़िलाफ़ उस इलाके को जो यानी क्लीन अप या उस इलाके को जो क्लियर किया जाता है उसको ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। अब ये जो है वो मूव कर रहे हैं, वो जो उन्होंने कोई ठिकाने खुफिया बनाए हुए हैं वहाँ से जो है वो हमलावर होते हैं या अपनी कार्रवाई करते हैं, और जब कभी उनको महसूस होता है कि यहाँ पे हम महफूज नहीं है तो वो सरहद के पार दूसरी तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे उनको सेफ्टी हासिल है। तो अब एक तो ये है कि सरहद की दूसरी तरफ हमें अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ ये डायलॉग और ये बात करनी होगी और उन्हें इस बात के ऊपर आमादा किया जाना चाहिए और उन्हें होना चाहिए, क्योंकि उनका न सिर्फ हमारे साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ वादा है कि वो अपनी सरज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कि एक तो वो वहाँ पे इन लोगों को जो है वो सहूलत या पनाह जो है वो ना दें, और दूसरा ये है जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस IBOs वो इस वक्त भी हो रहे हैं
और बड़ी जो है वो यानी तसलसल के साथ हो रहे हैं। आप आए दिन सुनते हैं कि वहाँ पे जो है वो दहशतगर्दों को हलाक किया गया, गिरफ़्तार किया गया। हमारे नौजवान जो हैं वो फ़ौज के भी और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के वो भी शहीद जो है वो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। उनकी तादाद को बढ़ाया जाए और उनको पूरी यकसुई के साथ जो है इस अंदाज में किया जाए कि इनके जो भी ठिकाने या जो भी इनकी यहाँ पे अपना इनकी ताकत है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर साफ़ी ज़ुल्फ़िकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या किस बात की निशानदेही करता है? अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होने की, या साथ साथ में इस बात की भी कि तहरीक तालिबान का नेटवर्क बहरहाल मजबूत हो रहा है और ख़दशात पैदा कर रहा है? नहीं, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ आज का अफसोसनाक वाक़या मीडिया के लिए, तो चूँकि जिस तरफ बड़ा वाक़या हो जाता है तो पाकिस्तानी मीडिया के उस तरफ थोड़ा बहुत मुतवज्जे हो जाता है, लेकिन पिछले पूरे साल में एक दिन भी शायद ऐसा नहीं गुज़रा है कि जिसमें टीटीपी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई, कहीं न कहीं हमला ना हुआ हो, कुछ लोग कत्ल ना हुए हों। तो ये तो वहाँ का रोज़ का मामूल है, लेकिन चूँकि हमारी सियासत और सहाफ़त दूसरी चीज़ों के गिर्द घूमती है, इसलिए हमें ख़बर नहीं होती। दूसरी बात, जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक़ है, तो देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनकी क़ुव्वत पहले मुंतशिर थी अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। TTA के बरसर इक़्तिदार आने के बाद उनको खुली आज़ादी मिल गई, वो मुज्तमे हो गई। फिर हमें ये सबक पढ़ाया जाता रहा कि जी ये TTP तो रॉ और इंडियस की पैदावार है, लेकिन तालिबान के हुकूमत के बाद जेलों से उनके 4-5 हज़ार लोग निकले। फिर यहाँ स्लीपर सेल के सूरत में जो लोग मौजूद थे वो भी उधर गए। उनके पास असलहा भी जदीद तरीन अमरीकी असलहा उनके पास अब है, क्योंकि कई इलाक़ों की माली गनीमत उनके हाथ आ गई। फिर ये जो मुज़ाकरात हुए इमरान ख़ान की हुकूमत में, तो अब एग्जैक्ट हमारे साथ तो स्टेट ने शेयर नहीं किया गया, लेकिन उनके कुछ लोग रिहा किए गए और 4-5 हज़ार लोग, जिसका इमरान ख़ान साहब तज़किरा करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल भी हो गए। अब जब रियासत पाकिस्तान TTA से बात करती है तो वो कहते हैं कि हमारी सरज़मीन तो इस्तेमाल नहीं होती, ये तो वही लोग हैं जो पहले से आपके मुल्क में मौजूद हैं। और पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि नहीं, ये जो है अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। तो क़ुव्वत तो इस वक्त TTP की ख़ासी अच्छी है, और अफरादी लिहाज से भी, माली वसाइल। फिर इस पूरे अरसे में आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कई ज़िम्मेदारान ने भी उन्हें चंदे दिए। अफ़गानिस्तान में तो जो वसाइल आ गए हैं वो अपनी जगह पे हैं और असलहा जदीद तरीन है। फिर जो सुइसाइडर काबुल के मारके के लिए तैयार हुए थे, तो वो भी काबुल में इस्तेमाल नहीं हुए अफ़गानिस्तान में। तो हम तो बड़े तशवीश में हैं, अल्लाह खैर करे। मुझे तो आगे बहुत ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं। तो हल क्या है? क्या ऑपरेशन हल है इस सारे मामले का? ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो जहनों के ऑपरेशन की ज़रूरत है, सोच के ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस वक्त ये रियासत वो TTP और TTA और इस तरह के इशू से मुतालिक कन्फ्यूज़ है, और कोई नैरेटिव पाकिस्तानी रियासत का प्रॉपर नहीं है कि वो इन लोगों को क्या समझते हैं, TTP TTA को। दूसरा, इस ऑपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये हुकूमतों की तरजीहात में सर फहरिस्त नहीं होता, वो वोट के आईने में इसे देखते हैं। मसलन अब इस हुकूमत में आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब बहुत काम कर रहे हैं, सबसे मौसर वज़ीर हैं, वो पंजाब के मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, उनको FIA भी देखना है, अपोजिशन के केसेस भी बनाने हैं, हुकूमत के केसेस भी ख़त्म करने हैं। मेरे ख़्याल में सबसे मौसर वज़ीर है, लेकिन उनके साथ 2 और वज़ीर भी हैं। एक शायद नाम भी किसी ने इस हवाले से नहीं सुने होंगे, एक कांजू साहब हैं और दूसरे अता तारड़ साहब हैं। उनका कभी इस हवाले से आपने कोई बयान, कोई एक्टिविटी कुछ देखी है? किसी ने तोरखम को विज़िट किया हो, किसी ने चमन को विज़िट किया हो, किसी ने TTP का विज़िट किया हो? तो अगर इस रियासत की ये तरजीह है तो इस तरह के मामलात को समझने वाले लोगों को भी फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री में अपने साथ एकमोडेट करते हैं ना। तो ये फिर जो डील करने वाले इदारे हैं उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हम आहंगी तो दूर की बात है। नेक्टा का इदारा आपने उसके लिए बनाया हुआ था,
नेक्टा तो आज भी उसी तरह एक आपने बिगाड़ कैंप बनाया हुआ है कि जिस पुलिस अफसर को सज़ा देनी हो तो उनको आप उधर भेज देते हैं। फिर नैरेटिव बनाने के हवाले से इस रियासत की कोई सरगर्मी नज़र नहीं आती। इमरान खान कुछ कहते हैं, मौलाना फजल रहमान कुछ कहते हैं, कोई दूसरा कुछ कहते हैं। आपने वहाँ गवर्नर लगाना था तो आपने हाजी ग़ुलाम अली साहब को लगा दिया इमरान मौलाना साहब को खुश करने के लिए, जिनका न फाटा मर्जर पे मौक़िफ़ क्लियर है, जिनका न टीटीपी वगैरह पे मौक़िफ़ क्लियर है। अब वहाँ पे काबीना बन गई, काबीना को आप देखें निगरान काबीना, तो जिस तरह पीटीआई की तरजीह नहीं थी तो इस तरह इस काबीना में भी कोई किसी का आईटीएम है, कोई किसी का आईटीएम है, आधा तो वो जेयूआई की हुकूमत है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और इस चीज़ को रियासत की और हुकूमत की और सियासत की और सहाफ़त की प्रायोरिटी बनाने के लिए ज़हनी ऑपरेशन की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हाफिज़, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ अहम हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज पेशावर में दहशतगर्दी के एक बड़े वाक़े ने पूरे मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी के बढ़ते रुझान के खदशात को बढ़ा दिया है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के ऐलानात और रियासती दावे एक बार फिर कमज़ोर होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों से दहशतगर्दी के ट्रेंड में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल 2022 में 2021 के मुकाबले में दहशतगर्दी के वाक़यात में 28% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2017 के बाद पहली मरतबा एक ही साल में 300 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जिस पर सिक्योरिटी माहिरीन भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जहाँ मुल्क को सियासी और मुआशी मुहाज पर पहले ही कई चैलेंजेस का सामना है और इस सारी सूरत हाल में दहशतगर्दी तक के मामले पर मुल्क में सियासत की जा रही है। जहाँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मानना है कि उनकी हुकूमत तो कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात के तहत उनकी रीसेटलमेंट कराना चाहती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत और नई इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए दहशतगर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि मौजूदा हुकूमत साबिका हुकूमत पर मुल्क में दहशतगर्दी इंपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन दर हकीकत इस पूरे मामले का एक पस मंज़र है। पाकिस्तान में अमरीका में 9/11 के वाक़े से पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, मगर अफगान जंग के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर में 2008 तक दहशतगर्दी अपने उरूज पर पहुंच गई। उसके बाद भी मुज़ाकरात हुए, ऑपरेशन हुए, मगर 2013 तक भी मुल्क को दहशतगर्दी का सामना रहा और एक ऐसा वक्त पाकिस्तान ने देखा कि जिसमें तकरीबन रोज़ाना न्यूज़ चैनल्स की टॉप हेडलाइन कोई धमाका, हमला और उसमें होने वाली हलाकतें होती थी और कभी कभार एक दिन में मुतादिद हमले होते थे। लेकिन 2014 के बाद से 2020 तक इन वाक़यात में कमी आई और पाकिस्तान के अवाम ने निस्बतन अमन का दौर देखा। मगर 2021 से दहशतगर्दी में एक बार फिर वाज़ेह इजाफा देखा जा रहा है, जो हालिया वाक़यात के बाद मुल्क में एक बार फिर 2014 जैसे हालात और खदशात को हवा दे रहा है। दिसंबर 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अस्करियत पसंदों ने हमला करके मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। इस हमले में 22 असातिज़ा और 122 बच्चों को शहीद कर दिया गया और इस वाक़े ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक पाकिस्तान की कन्फ्यूज्ड पॉलिसी को एक सिमत दी कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ जल्द और मौसर कार्रवाई करे और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के मुत्तहिद होने के बाद ऐसा ही किया गया। पाकिस्तानी रियासत की जानिब से दहशतगर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई और फिर वाज़े तौर पर 2015 में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी भी देखी गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की जनवरी 2016 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के बाद 2015 में मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़े कमी देखी गई। 2014 में मुल्क भर में 1206 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जिनमें अस्करी ऑपरेशन के बाद वाज़े कमी देखी गई और 2015 में 625 दहशतगर्दी के वाक़यात देखे गए, जो 2007 से 2 सालों के दरमियान होने वाली सबसे बड़ी कमी थी। इसी तरह 2016 में भी दहशतगर्दी के वाक़यात में मज़ीद कमी देखी गई और 2016 में 441 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसी दौरान दहशतगर्दी के हमले कम ज़रूर हो रहे थे, मगर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई थी, इसका ख़तरा मौजूद था। और फिर 2017 में दहशतगर्दी के वाक़यात में मज़ीद कमी आई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मुल्क भर के 64 अजला में दहशतगर्दी के 370 वाक़यात रिपोर्ट किए गए, जो अगले साल 2018 में मज़ीद कम होकर 262 हो गए। फिर 2019 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 229 वाक़यात हुए, जिनमें अगले साल मज़ीद कमी देखी गई, जहाँ 2020 में दहशतगर्दी के 146 वाक़यात रिपोर्ट हुए। फिर 2021 में ही दहशतगर्दी के ट्रेंड में इजाफा देखा गया और ये वो साल था जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा था और पाकिस्तान की हुकूमत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रही थी और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगान तालिबान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपनी ज़मीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस नहीं होने देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला और इससे पहले दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम सालिसी का किरदार अदा किया था और वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने पर खुश थे और अपनी तकारीर में तालिबान की अफगानिस्तान में फतह का हवाला देते हुए बताते थे कि तालिबान ने
अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देकर गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, लेकिन जहां रियासत पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने पर खुश थी और अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फौज के इनखिला और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को खुशाइंद करार दिया जा रहा था, तो उस वक्त कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा नूर वली महसूद अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN को इंटरव्यू में कह रहे थे कि अफगान तालिबान की जीत पूरी मुस्लिम उम्मा की जीत है। इसके बावजूद खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत कलअदम तहरीक तालिबान की पाकिस्तान में रीसेटलमेंट के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। गुज़िश्ता महीने एक सेमिनार से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी तालिबान को वापस जाने को कहा। वो हमारे लिए अच्छा मौका था क्योंकि मेरी हुकूमत पहले ही उनसे मुज़ाकरात कर रही थी ताकि 40,000 अफराद को रीसेटल करें। जब गुज़श्ता साल अगस्त में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी तालिबान को पाकिस्तान वापस जाने को कहा और वो हमारे लिए एक अच्छा मौका था। मेरी हुकूमत पहले ही उनके साथ मुज़ाकरात कर रही थी ताकि हम उनकी रीसेटलमेंट कर सकें, क्योंकि वो 40,000 के करीब अफराद थे जो पाकिस्तान आ रहे थे, जिनमें से 5 से 10,000 के करीब अस्करियत पसंद और उनके ख़ानदान भी थे। और बदकिस्मती से जब मेरी हुकूमत गई तो वहाँ से नज़रें हटा ली गईं। नए सेटअप और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन तालिबान की जो रीसेटलमेंट हो रही थी उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी और इसीलिए हम दहशतगर्दी की ये लहर देख रहे हैं। और ये सब साबिक फाटा में हो रहा है, कबाइली इलाकों में, क्योंकि वो पाकिस्तान में जम हो गए हैं। इसलिए हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये लहर देख रहे हैं जिससे निमटना होगा इससे पहले कि ये हाथों से निकल जाए। So we have a wave of terrorism in Pakistan right now and this needs to be dealt with before it goes out of hand. और अब सूरत हाल ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान आ गए और अब अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान पर हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही है बल्कि पाकिस्तान के अंदर से हमले हो रहे हैं। मगर पाकिस्तान का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में हमलों में इस्तेमाल हो रही है। अहम बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के दौरान ही पाकिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दहशतगर्द कार्रवाइयों का खतरा पनप रहा था, जिसकी तशखीस के बजाय, जिससे निमटने के बजाय उस वक्त की हुकूमत और रियासती इदारों का फोकस कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना था। और जब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और उसकी नाकामी के असरात सामने आने लगे तो तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदारी भी मुल्क में रजीम चेंज से जोड़ रही है। मगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का ज़्यादा ताल्लुक अफगानिस्तान में होने वाले रजीम चेंज और उससे भी पहले कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मजबूत होने से, क्योंकि सिर्फ गुज़िश्ता एक साल में नहीं बल्कि 2020-21 में ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का ट्रेंड शुरू हो गया था। उस दौरान ना सिर्फ कलअदम तहरीक तालिबान बल्कि दाइश की तरफ से भी पाकिस्तान में मुसलसल हमले हो रहे थे और बलोच अस्करियत पसंद जमातें भी मुतहर्रिक हो गई थीं। जनवरी 2021 में बलूचिस्तान के इलाके मच में 11,000 बरादरी के अफराद को अगवा करके फिर उन्हें करीब से गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया और इस वाक़े की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जिसके बाद 2021 में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता चला गया। अगस्त 2021 के दौरान जैसे जैसे अफगान तालिबान काबुल के तख्त के करीब हो रहे थे तो वहीं पाकिस्तान में भी कलअदम तहरीक तालिबान मजीद मुनज़्ज़म होती जा रही थी। पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में पोलियो वर्कर्स और पुलिस अफसरान पर हमले हो रहे थे जिनकी जिम्मेदारी TTP कबूल कर रही थी। और फिर 15 अगस्त 2021 को अफगान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल कर लिया और इस दौरान पाकिस्तान का दावा था कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की नई हुकूमत एक दोस्त हुकूमत है। इमरान खान ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत कायम होने के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये खबरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान की हुकूमत तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात कर रही है और अफगान हुकूमत इस हवाले से मदद कर रही है और सालिसी का किरदार अदा कर रही है। इस पेशरफ्त पर तनकीद की गई, मीडिया सवालात उठाता रहा, अपोजिशन कहती रही कि इस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, जिसके बाद अक्टूबर 2021 में इमरान खान ने बाकायदा कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं फ़ौजी हल पर यकीन ही नहीं रखता। अगर तहरीक तालिबान के ग्रुप्स हथियार डाल दें तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे और वो फिर आम शहरी बन जाएंगे। यानी मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया जा रहा था कि हमले हो रहे हैं, मगर वो उस वक्त उन्हें हमलों की एक लहर कह रहे थे। फिर नवंबर 2021 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा हो गया और मुआहदे के तहत नवंबर में ही पाकिस्तानी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में 100 के करीब तहरीक तालिबान के अहलकारों को एक गुडविल जेस्चर के तहत रिहा कर दिया। और इस सब में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक पेज पर थे और इमरान खान मीडिया इंटरव्यूज़ में इसकी मुकम्मल ओनरशिप लेते रहे, लेकिन अपोजिशन ने उस वक्त भी इन मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इस हवाले से फ़ौज की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इन मुज़ाकरात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कलअदम तहरीक तालिबान के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। जबकि इस हवाले से सिंध असेंबली में 20 नवंबर 2021 को एक करारदाद भी पास कराई गई। बहरहाल ये सीज़ फायर सिर्फ एक माह तक ही बरकरार रह सका और 9 दिसंबर 2021 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा होने लगा। यानी एक तरफ TTP पाकिस्तान से मुज़ाकरात करती रही और मुज़ाकरात के तहत अपने लोगों को
कबायली इलाकों में दोबारा आने की इजाज़त लेते हुए खुद को मजबूत करती रही, अपने लोगों को रिहा कराती रही और इस दौरान अपने हमले भी जारी रखती रही। इस हवाले से जो डेटा है वो भी हैरानकुन है। 2021 में जब टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू हुए थे और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी, उस साल माजी के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा हमले हुए और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा देखा गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मुताबिक 2021 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 207 हमले हुए, जो 2020 के मुकाबले में 42% ज़्यादा थे। इन हमलों में 335 जानें चली गईं और ये तादाद 2020 के मुकाबले में 52% ज़्यादा थी। कलअदम टीटीपी, दाइश खुरासान और तालिबान के मकामी ग्रुप्स इनमें से 128 हमलों के जिम्मेदार थे, जिनमें 236 लोग जाँ बहक हुए। 2020 में ऐसे हमलों की तादाद 95 थी, यानी 2021 से ही दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफे का ट्रेंड सामने आ गया था। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होते रहे, सीज़ फायर होते रहे और फिर हमलों का सिलसिला भी चलता रहा और इसी दौरान पाकिस्तान में दाइश और कलअदम बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें भी मुतहर्रिक हो गई। जनवरी 2022 में भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उनमें मुसलसल इजाफा देखा गया। 18 जनवरी 2022 को इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर फायरिंग के नतीजे में एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए, जिसके बाद 20 जनवरी 2022 को लाहौर के अनारकली बाजार में प्लांटेड बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी अस्करियत पसंद जमात बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की थी। इसके अलावा सिर्फ 17 जनवरी 2022 से लेकर 20 जनवरी 2022 के दौरान पाकिस्तान में 7 दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल कर चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, इसी दौरान ही पाकिस्तान में दाइश खुरासान का खतरा भी बढ़ता चला गया और आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म अंसारी ने दाइश को खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम तहरीक तालिबान से भी बड़ा खतरा करार दिया था। और मार्च 2022 में ही दाइश की तरफ से पेशावर में शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमला किया गया और इस हमले में 57 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। और ये पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या था, जिसके बाद अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत चली गई और शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई। और फिर जून 2022 को टीटीपी ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ फिर से सीज़ फायर का मुआहदा कर लिया और इस बार इस सीज़ फायर मुआहदे की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने बाकायदा मंजूरी दी और ऐलान किया गया कि कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात की निगरानी के लिए पार्लिमानी ओवरसाइट पैनल बनाया जाएगा, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये मुज़ाकरात आईन पाकिस्तान के तहत हो रहे हैं। लेकिन ये सीज़ फायर मुआहदा भी ज़्यादा अरसे तक बरकरार ना रह सका और नवंबर 2022 में टीटीपी ने इस सीज़ फायर मुआहदे को भी ख़त्म करते हुए मुल्क भर में हमलों का ऐलान कर दिया। और फिर आदादोशुमार सामने आए कि 2022 में 2021 के मुकाबले में दहशतगर्दी के हमलों में 60% इजाफा हुआ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के आदादोशुमार के मुताबिक 2022 में मुसलसल दूसरे साल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा गया, जहाँ 2022 में 262 दहशतगर्दी के वाक़यात देखे गए, जिनमें 14 खुदकुश धमाके शामिल हैं। 2022 में कलअदम तहरीक तालिबान और उससे मुंसलिक ग्रुप्स ने 179 दहशतगर्द हमले किए, जिनमें 250 अफराद शहीद और 262 अफराद जख्मी हुए और इन हमलों में शहीद होने वालों की अक्सरियत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की है। यानी जो दहशतगर्दी का ट्रेंड अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने और फिर हुकूमत में आने से शुरू हुआ था, वो मजबूत होता चला गया। और नेक्टा की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को जमा कराई गई हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान के साथ डायलॉग ने उनकी हौसला अफजाई की है, जिससे इस अरसे में उनको पाकिस्तान में अपने कदम जमाने और सरगर्मियों में इजाफा करने का मौका दिया गया। लेकिन आज भी इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रही थी, मगर दोनों सूरतों में नाकाम रियासत हो रही है और नुकसान मुल्क का हो रहा है। इसलिए फैसला रियासत को करना है कि इस मुल्क ने आगे कैसे चलना है। प्रोग्राम में शामिल है। प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF से मुज़ाकरात का आगाज़ कल होगा और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक IMF के चीफ नेथन पोर्टर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कल से 2 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। इसके बाद 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे और तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द इस्लाहात से मुताल्लिक IMF को ब्रीफ करेगा। मुज़ाकरात के दौरान IMF के मुतालबात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा, जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक। और करेंसी को मार्केट पर छोड़ने के बाद हुकूमत को मज़ीद शराइत भी पूरी करना होंगी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में ब्लड बाथ देखा गया है और रुपया डॉलर के मुकाबले में 16% गिर चुका है, मगर आज भी ब्लैक मार्केट का खात्मा नहीं हुआ है और डॉलर मजीद 7 रुपए से जायद गिरकर इंटरबैंक में 269 रुपए 63 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 275 का हो गया, मगर दस्तियाब नहीं था और ब्लैक मार्केट में 283 रुपए पर भी मुश्किल से दस्तियाब था। यानी करेंसी मार्केट में रुपए की कदर संभल नहीं रही है। वज़ीर खजाना इसाक डार ने इतवार के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर में इजाफे का ऐलान किया गया। पेट्रोल पर लेवी पहले ही 50 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर है, मगर डीजल पर 5 रुपए इजाफे के साथ 40 रुपए कर दी गई है। यानी IMF की शर्त पूरी करने के लिए डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपए फी लीटर का इजाफा करना होगा। इसके अलावा अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसी सतह पर रहीं, तब भी 15 फरवरी को हुकूमत फी लीटर 25 से 30 रुपए मजीद इजाफा करेगी, क्योंकि इतवार को ऐलान की गई कीमतों में सिर्फ
4.25% रुपए की कदर गिरने के हिसाब से इजाफा किया गया है, जबकि रुपए की कदर 16% गिर चुकी है और इसका असर 15 दिन बाद कीमतों में मजीद इजाफे की सूरत में नजर आएगा। अगर IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने पर भी इसरार किया तो मजीद इजाफा होगा और मौजूदा बैनुल-अक़वामी कीमतों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 300 रुपए फी लीटर से ऊपर जा सकती हैं और इसकी वजह हुकूमत का अपने बजट अहदाफ पूरे ना करना है। और IMF के मुताबिक मुल्क का इसी माली साल का बजट खसारा टारगेट से 2000 अरब रुपए ज्यादा होने का इम्कान है और इसे पूरा करने के लिए हुकूमत को इकदाम करना होंगे। 600 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने होंगे, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा करना होगा। इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा द न्यूज़। इसके अलावा मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन। मलिक बोस्तान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेहताब हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आप पहले बताइएगा, ये तो रुपया संभल ही नहीं रहा है, किस तरफ जा रहा है? ब्लैक मार्केट भी अपनी जगह पर मौजूद है। देखो जी, हमारा टारगेट था कि ब्लैक मार्केट का रेट को नैरो किया जाए, जो कि 30 रुपये से कम होकर, अल्लाह का शुक्र है अभी 5 से 7 रुपये पे आ गया और इसको भी ख़त्म हो जाएगा। उसकी ना ख़त्म होने की वजह यह है कि आज भी मेरी डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नरेश साहब से बात हुई। मैं उन्होंने कहा जब तक सप्लाई नहीं आएगी डॉलर की, क्योंकि एक्सचेंज कंपनी को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है और स्टेट बैंक ने कहा जब आप अपने बैंकों से लें, अब बैंकों के पास डॉलर दस्तियाब नहीं है, उनको अकाउंट खोलने के लिए 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, फिर जाके बाहर के किसी बैंक में अकाउंट हो तो फिर वो डॉलर आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने उनके इल्म में लाई है, तो उन्होंने इस चीज़ पे फिर ये कहा है कि हम बैंकों को कल से ये इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे, वो स्टेट बैंक से डॉलर जितनी भी ज़रूरत है उधारे ले ले, जब उनके अकाउंट खुल जाएंगे तो वो हमें वापस कर दें। तो ये अगर कल से हो जाता है इस पर अमल, तो मैं अक्सर सप्लाई की ना होने की वजह से डॉलर की रेट जो इस वक्त जो है मारी लोग जो फिर रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज कंपनी के पास भी नहीं है और ये भी काबुल में आज पहली दफ़ा डॉलर का रेट पाकिस्तान से कम है और ये पेशावर में ज़्यादा है। उसकी भी वजह यह है कि जितने भी हमारे इंपोर्टर हैं और हमारे एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टरों को हुकूमत ने कहा है जो इनके कंटेनर यहाँ 4 अरब डॉलर के करीब फंसे पड़े हैं, वो अपने जहाँ भी चाहे अपने अरेंजमेंट करके बैंकों को सेटलमेंट करें तो हम उनके रिलीज़ कर दें। एक तो वो डॉलर खरीद लें, कैश डॉलर। आपको लगता है कि अब यहाँ से स्टेबलाइज करेगा या नीचे जाएगा पैनिक में, या फिर क्योंकि एक साथ मार्केट पर छोड़ा गया तो गिर गया है, तो आपको भी यहाँ से मजीद वीकनेस नजर आ रही है, मजीद कमजोरी नजर आ रही है रुपए में, या यहाँ से बेहतरी नजर आ रही है? देखो जी, जब तक IMF का वक्त जो है इस महीने अल्लाह करे इस हफ्ते जो है अल्लाह ताला ये मुबारक साबित होगा, अवेल कर जाए, उनकी शराइत ज़ाहिर माननी पड़ेंगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इससे 1 अरब डॉलर के साथ 23 अरब डॉलर वाबस्ते हैं, तो हुकूमत हर हालत में इसको कामयाब करना है, चाहे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े। और IMF को एक जो है श्रीलंका ने जब डिफ़ॉल्ट किया तो उनको यही कहा है कि अपने कर्जे रिस्ट्रक्चर करें या माफ़ करें। तो पाकिस्तान को भी चाइना के साथ बातचीत करके जिन भी कंट्री रिस्ट्रक्चर करके अपने कर्जे माफ़ कराए तो हम जाके इस क्राइसिस से निकल आएंगे। मेहताब हैदर साहब, ज़ाहिर आपकी आज स्टोरी भी है जंग और द न्यूज़ में, जिसमें आपने बताया 2000 अरब रुपए तो IMF ने हुकूमत को बताया है कि जी आपका अब ये इजाफी खसारा होगा। 500 अरब रुपए की हुकूमत रिलीफ मांग रही है, उसके बावजूद फिर 600 अरब रुपए का वो कह रहा है IMF के आपको इजाफी इक़दाम करने होंगे। हुकूमत तैयार है या बड़े ही सख्त किस्म के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिसमें हुकूमत अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है? अभी भी 1-2 कंडीशन तो मान ली हैं। देखें, इस टाइम एक आज बैकग्राउंड जो डिस्कशंस हुई है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ, चूँकि कल से टेक्निकल लेवल टॉक्स शुरू हो रही हैं, हुकूमत तैयार तो है, लेकिन हुकूमत की कोशिश ये है कि वो अमीरों के ऊपर और मिडिल क्लास के ऊपर तो एडिशनल टैक्सेस लगाए, लेकिन जो वनरेबल और पुअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको प्रोटेक्ट करे। अब ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो कह सकते हैं या विश लिस्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बड़े ही टफ निगोशिएशंस पाकिस्तान और IMF के दरमियान शुरू होने वाले हैं। चूँकि उसकी बुनियादी वजह ये है सर कि आप ये देखें कि हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स या PDM की हुकूमत आई थी तो 10.8 बिलियन डॉलर्स थे, जो लेटेस्ट है वो 3.6 बिलियन डॉलर्स हैं। और ये जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, ये जिस टाइम तक ओवरकम नहीं होता उस टाइम तक ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। IMF इसी वजह से कह रहा है कि आप 600 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगाएं। हुकूमत एक स्ट्रैटेजी कल पेश करने जा रही है जिसमें एडिशनल टैक्सेस की बात है। हुकूमत 200 अरब रुपए के लगभग टैक्सेस लगाना चाहती है। कुछ एक्सपेंडिचर्स के अंदर भी रैशनलाइज करने की बात हो रही है। तो अब देखना ये है कि नेगोशिएशंस के बाद कहाँ पे जो है वो जाके बात बैठती है और कितने एडिशनल टैक्सेस हुकूमत बताती तो नजर आती है कि IMF का रवैया बहुत सख्त है। और जाहिर IMF ने शर्त रखी थी पहले करेंसी मार्केट पे छोड़े फिर आएंगे, अब वो आ रहे हैं, तो क्या अब तवक्को है हुकूमत को कि कहीं ना कहीं नरमी IMF दिखाएगा? क्योंकि अभी तक तो ये शिकायत थी उनकी बहुत सख्त रवैया IMF का।
देखें, एक एक्सपेक्टेशन ये भी है हुकूमती हलकों के अंदर कि ये भी एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का होगा कि अगर IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए, तो एक तरह का प्रेशर जो है वो IMF के ऊपर है। लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये देखें ना, अगर हम बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स का वर्ड जो है पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा क्रिटिकल है कि रिफॉर्म्स का मतलब हमने ये समझा हुआ है कि हम बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमत बढ़ा दें, लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मसलन टैक्सेशन के अंदर आप देखें कि हमारी ज़्यादा रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है। दुनिया में टैक्सेस की फ़िलासफ़ी ये है कि हम अमीरों से टैक्स लें और गरीबों के ऊपर खर्च करें। ये अजीब व गरीब पॉलिसी है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए गरीबों से टैक्स लें और अमीरों और एलीट कैप्चर है और उनके ऊपर जो है और उनके याशियों के ऊपर और अल्लाह तआला के ऊपर आप पैसे खर्च करें। हुकूमत एक तरफ तो रिफॉर्म्स की बातें कर रही है सर, लेकिन दूसरी तरफ 78 जो है वो कैबिनेट मेंबर्स हैं। एक डिस्क्रिशनरी जो फंडिंग शुरू किया गया था प्रोग्राम SDGs के नाम पे, जिसको 68 अरब रुपए शुरू में रखे गए, अब उसको बढ़ा के 90 अरब रुपए कर दिए गए हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज़ हैं, इन पे भी हुकूमत को जो है वो पीछे हट के आना पड़ेगा और अपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, टैक्सेस को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत को इकदाम करने होंगे। देखते हैं कि मुज़ाकरात अब किस सिमत में जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।